हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लेकर आए केमिस्ट्री की क्लास नंबर 8, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और यूनिट हमारी चल रही है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोला गया है बिलियन। कॉलिगेटिव इस जो क्लास नंबर 7 थी उसके अंदर हमने आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और हमने उसके सारे के ग्राफ भी बनाए, जैसे नॉन आइडल को भी हमने पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशंस में डिवाइड किया था और हमने पूरी तरह से उसको जाना था। उस हमने उससे पिछली क्लासों में हमने देखा था कि राउल्स लॉ क्या है, हेनरी लॉज क्या है, ये भी हमने पूरी तरह से जान लिया था। तो चलो हम आज की क्लास को चालू करते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास हमारी वो चलने वाली है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है भाई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी बिलियन की या सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। इसको अगर हम हिंदी में लिख दें तो हम इसको लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, the property of solution which depend number of solute particle। हिंदी में अगर इसको लिखना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, तो क्या लिखेंगे? वह गुणधर्म जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर हम इसके अंदर एक पॉइंट और लिख सकते हैं तो वो लिखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बार हिंदी में और लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं इसको। ये क्या हो गया? सीपी डज नॉट डिपेंड नेचर बिल, हिंदी में बोलेंगे इसको अनुसंख्य गुणधर्म विलेय कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। देखो इसका क्या मतलब है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल कितना मिलाया है हमने। मतलब ये नंबर्स पे डिपेंड करती है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती उसका नेचर क्या है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी हमने सॉल्वेंट के अंदर क्या किया, एक मोल अगर हम सॉल्ट मिला दें और एक मोल ही हम शुगर मिला दें तो दोनों अलग अलग हो गई है। तो देखो ये सॉल्यूट, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी दोनों की क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों की क्या रहेगी? सेम। देखो यहाँ पर ये सॉल्यूट का नेचर अलग है, यहाँ पर सॉल्यूट का नेचर अलग है, लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉमन है, वो है एक मोल, वन मोल। और वन मोल को ही क्या बोला गया है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कितना हम उसके अंदर मिला रहे हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है? सेम। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती तुमने सॉल्ट मिलाया कि शुगर मिलाया, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमको लगता है समझ आ गया होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज which depend upon number of solute particle and does not depend on nature of solute particle। हिंदी में अनुसंख्य गुणधर्म वह गुणधर्म है जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन दे दिया है। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ही हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास हमको जो सिलेबस के हिसाब से पढ़नी है और एनसीईआरटी के हिसाब से, उसके अंदर हमें पढ़नी है 4। तो 4 कौन कौन सी पढ़नी है? देखो पहली तो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन्हीं को हिंदी में और इंग्लिश में हम बोर्ड पे लिखते हैं एक बार। चलो पहले इसको नोट करें। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें कितने टाइप की पढ़नी है? 4 टाइप की पढ़नी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें 4 टाइप की पढ़नी है हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर। दूसरी हमें पढ़नी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरी हमें पढ़नी है वो है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी में देखो, एक बार हिंदी में देख रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज को। इसको बोलते हैं हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है हिमांक में अवनमन। और चौथी है हमारे पास पराशरण दाब। देखो, आज हम दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। कल हम की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो दो प्रॉपर्टी और है। उसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचेगा जिसका नाम होगा अबनॉर्मल मोलर मास, असामान्य मोलर गुणधर्म, और ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप पहले दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले स्टेप इसको पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो कौन कौन सी पढ़नी है हमें, चार टाइप की। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स, जिसको हिंदी में बोला गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। रिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हिंदी में बोला गया पराशरण दाब। चलो इसको नोट करें। देखिए, अब हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, इसको जब चालू हम कर रहे हैं तो इसमें अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। देखो, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो सॉल्यूट होता है उसको मिलाया जाता है सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है तो हमारे पास मिलकर आता है सॉल्यूशन। ये हम तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ये इस यूनिट के अंदर हमने ये भी देखा था, ये दो टाइप का हो सकता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। इस केस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम जो सॉल्यूट ले रहे हैं पहले वो ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल। कौन सा ले रहे हैं? नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट हमें वोलेटाइल ही मानना है। तो और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? जो वेपर नहीं बनाता है। और वोलेटाइल क्या होता है? जो वेपर बनाता है। और अगर वो वेपर नहीं बनाता है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो जीरो होगा। और अगर वो वेपर बनाता है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो डज नॉट जीरो होगा। इस तरह से हमें ये पढ़ना है। देखो, हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको भाई? हिंदी में इसको बोलेंगे बिले, ये तो है ही। ये दूसरा है विलायक, तीसरा हमारे पास है विलयन। इसको हमने क्या बोला था? अवाष्पशील विलेय। हमने इसको क्या हिंदी में क्या नाम दिया था? अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय बोला था इसको। इसको हमने बोला था वाष्प। वोलेटाइल को क्या बोला था? वाष्पशील। जो वाष्प बनाता नहीं है तो उसकी वजह से उसका जो वाष्प दाब होगा, वाष्प जो दाब होगा वो भी कितना होगा? जीरो। और चूंकि ये वाष्प बनाता है इसलिए इसका जो वाष्प दाब होगा वो डज नॉट जीरो होगा, मतलब उसकी कुछ वैल्यू होगी। देखो, हमने क्या पढ़ना है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि हमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल का पढ़ना है। इसके बाद हम नोट डाल के दूसरा लिख लेंगे वोलेटाइल। तो पहले केस में हम पढ़ना है सॉल्यूट कौन सा डालना है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर नहीं बनाता है, और वेपर नहीं बनाया इसलिए उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा? जीरो। वोलेटाइल हमारा जो सॉल्वेंट है हमें वोलेटाइल ही लेना है, और वोलेटाइल की वजह से वो वेपर बनाएगा, वाष्प बनाएगा, और वाष्प और वेपर बनाने की वजह से उसका वाष्प दाब की कुछ वैल्यू होगी, इसलिए वो डज नॉट जीरो होगा। ये देखो, अब हमें पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस तरह से हमें चालू करना है। देखिए, इसको हम चालू करते हैं। पहले ये हमने देख ही लिया है। अब इसको एक डायग्राम से थ्रू समझते हैं इस वाली चीज़ को हम, कि ये क्या चीज़ है। देखो, डायग्राम का क्या मतलब है। हमें ये तो पता है ये कौन है, ये माना कि हमने बोल दिया है सॉल्यूट है। ये क्या चीज़ है भाई? सॉल्यूट। यहाँ पर इसको पैक कर दिया हमने, यहाँ पर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दी है, और ये है हमारे पास सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम किससे दर्शा रहे हैं? इस यूनिट के अंदर हम सॉल्यूट को दर्शा किससे रहे हैं? सॉल्यूट को जो हम यूनिट के अंदर दर्शा रहे हैं वो दर्शा रहे हैं बी से।
और ये सॉल्यूट कैसा है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल, इसीलिए इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये वेपर नहीं बनाता और इसकी वजह से इसका जो वाष्प दाब होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। और ये जो यहाँ पर प्रेशर, अच्छा सॉल्यूट को हमने बी से दर्शाया है तो हम इसके अंदर बी लिख देते हैं भाई, ये बी है हमारे पास। तो इसने जो प्रेशर मेजर किया होगा वो पी नॉट बी होगा क्योंकि प्योर है ये, और लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि हमने कौन सा लिया है सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल। कैसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, इस वजह से इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0। अब इसको हमने क्या कर दिया है, किसके अंदर मिला दिया है, सॉल्वेंट के अंदर। चलो भाई सॉल्वेंट के अंदर इसको मिलाते हैं। ये हमने वो पैक कर दिया है इसको। ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हो गई है। ये इसका नाम क्या है, ये सॉल्वेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विलायक, हिंदी में बोलेंगे विलायक। और विलायक को हम ए से दर्शा रहे हैं, और ए से दर्शाने के बाद ये नेचर ले रहे हैं हम वोलेटाइल, चूँकि ये वेपर बनाएगा इसीलिए इसका जो वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर, वो डज नॉट 0 हो, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इस प्रेशर मेजरिंग डिवाइस ने, अच्छा ये कौन है, ए, चूँकि ये वोलेटाइल है इसलिए यहाँ पर जो पी नॉट ए है उसकी वैल्यू डज नॉट 0 होगी, मतलब पी नॉट ए की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर हमारा मिल जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के, तो हमारे पास तैयार होके आता है सॉल्यूशन। क्या तैयार होके आता है भाई, सॉल्यूशन। ये वही प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगी हुई है, और ये हमारे पास दोनों का मिक्सचर बन चुका है ये, जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, और इसको हमने नाम दे दिया सॉल्यूशन, जिसको हम A प्लस बी से दर्शा रहे हैं। अच्छा जी, इसने तो वेपर बनाई थी ये, इस वजह से इसने वेपर नहीं बनाई थी, इसने फिर से वेपर बनाई होगी। तो अगर इसमें ए और बी दोनों हैं तो इसका प्रेशर जो होगा वो पी ए हो रहा होगा पार्शियल, और इसका प्रेशर क्या रहा होगा, पी बी। तो यहाँ जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है प्योर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिले हुए हैं, इसलिए हमने पी नॉट नहीं लगाया दोनों के आगे, क्या लगाया, पी और पी बी। अच्छा, जो ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है इसने प्रेशर मेजर किया होगा टोटल, और उसकी वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू डाल्टन या डाल्टन बोलो, वो बोलता है कि सारा प्रेशर जो भी पार्शियल प्रेशर सबका क्या कर दो, सम कर दो, तो पी ए प्लस पी बी। इस तरह से हमने ये डायग्राम बना दिया है। तो देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डाला तो हमारे पास तैयार हुआ सॉल्यूशन, और पी टी बराबर आ गया पी ए प्लस पी बी। इस तरह से हमने देखा। अब हमें ये तो पता है कि पी नॉट भी 0 है, 0 है, तो जो पी बी आएगा अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स बी। भाई स्टेटमेंट क्या था राउल्ट्स लॉ का, राउल्ट्स लॉ ने बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हिंदी में क्या बोला था, किसी निश्चित ताप पर या समान ताप पर उस अभिलयन के प्रत्येक अवयवों का आंशिक वाष्प दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयवों के मोलविन के समानुपाती होता है, और ये सारा सेम टेम्परेचर पे होता है। लेकिन हमने इसको जब सॉल्व किया था तो पी बी बराबर आया था पी नॉट बी बरा इंटू एक्स बी। चूंकि पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, तो इसलिए पी बी भी कितना हो जाएगा, 0। और अगर पी बी 0 हो गया है तो ये वाली स्टेप खत्म हो जाएगी, तो टोटल प्रेशर होने वाला है वो किसके बराबर आ जाएगा, पी ए के बराबर। लेकिन ये कब आएगा, जब हमने कौन सा सॉल्यूट मिला है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो करते हैं सॉल्व। देखो अब हम चालू करते हैं, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा हमारे पास, पीवी की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, पीवी की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो अब हमारे पास बचा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में जब राउल्ट्स लॉ लगाएंगे तो वो आएगा पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए। फिर इसको जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। अच्छा, हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 के बराबर होता है। हमें तो सॉल्यूट पार्टिकल चाहिए, सॉल्यूट को हमने बी से दर्शाया, इसलिए क्या आएगा 1 माइनस एक्स ए। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो एक्स ए जहाँ भी आ रहा है उसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। तो इसमें पुट कर देंगे इसको। चलो भाई इसको पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा पी नॉट ए, और एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स बी। देखो एक्स ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ से इसको अंदर गुणा कर लो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, और यहाँ हमारे पास है पी ए। अब इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आएगा पी नॉट ए एक्स बी बराबर, ये इधर जाएगा
पी नॉट ए माइनस पी ए। ये इधर आया तो प्लस का हो गया, ये इधर गया तो माइनस का। हमें तो एक्स भी चाहिए बस, तो एक्स भी को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में कितना आया, पी नॉट ए। ये हमारे पास जो टर्म्स हमें चाहिए थी वो आ गई है। मतलब हमने देखा ये जो था पी नॉट ए, ये प्योर वेपर प्रेशर था और पी ए पार्शियल प्रेशर था, और ये प्योर वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट। सारे ए जहां भी लग रहा है वो कौन है, सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट का जो मैक्सिमम प्रेशर में से कुछ वैल्यू कम हो गई है। अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो गई है, इसलिए इस टर्म को बोलेंगे रिलेट लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ये किसी के रेस्पेक्ट में बता रहा है, तो इसलिए पूरी टर्म्स को हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। और एक्स भी क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल कम ज्यादा होंगे तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी कम ज्यादा होगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा ही ये था कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ नंबर्स बढ़ेंगे तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पहली थी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। कब, जब ये बढ़ेगा या घटेगा। तो इस तरह से हमने देखा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो विलेय कण है उनके मोलों के समानुपाती होती है या उसके बराबर होती है। अगर ये बढ़ता है तो ये प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। अगर इसको हम और अच्छे से लिखें, देखो और सॉल्व करेंगे इसको मैथमेटिकल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बी जो है, एक्स बी को हम लिख सकते हैं, एक्स बी क्या चीज़ है भाई, मोल फ्रैक्शन ही तो है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स बी बराबर, किसकी बात हो रही है, किसके मोल फ्रैक्शन है ये, बी के। तो हम लिखेंगे बी के मोल बटे टोटल मोल, तो उसको हमने एन ए प्लस एन बी से दर्शा दिया। बराबर क्या चल रहा है, अच्छा इसको ये देखो पी नॉट ए माइनस पी ए, तो इसको डेल्टा दर्शा सकता है क्योंकि डिफरेंस है, तो डेल्टा पी लिख देता हूँ मैं इसको, और नीचे क्या आएगा, पी नॉट ए, ये लो। अच्छा अब ये है मोल है, और हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं इसमें, एक तो ये केस आ गया हमारे पास पूरा प्रॉपर मोल के साथ, लेकिन अगर हम इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन के हिसाब से चेंज कर लें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन के लिए, देखो तनु विलयन के लिए केस में क्या होगा, हमारे पास Na जो होता है वो जो B है उससे बहुत ज़्यादा होता है। Na इज ग्रेटर देन B, मतलब जैसे कि पानी है और ये नमक ही है, तो पानी की जो मात्रा है वो नमक के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो नमक की मात्रा है उसको क्या कर देते हैं, लगभग ख़त्म कर देते हैं, अप्रोक्स में 0 मान लेते हैं। मतलब Na प्लस जो Nb है उसको अप्रोक्स में कितना मान लेंगे, Na, मतलब इसको नेग्लिजिबल कर देंगे। कब, जब ये केस हम लगा रहे हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूट के लिए। चलो उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं फिर। तो देखो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा Nb अपॉन में Na प्लस Nb की जगह तो क्या आ जाएगा, Na अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ए। अच्छा मोल का फॉर्मूला भी हमें पता है कि मास बटा मोलर मास होता है। जैसे अगर मैं Nb लिखूँ तो Nb का फॉर्मूला होगा मास, जिसको मैं Wb से दर्शा देता हूँ, और मोलर मास मतलब Mb। और अगर Na की बात हो रही है तो मास मतलब Wa और मोलर मास मतलब Ma। इस तरह से हम देखें, हिंदी में भार बटा अनुभार होता है बराबर मोल। जो मोल होते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी में भार बटा अणुभार, इंग्लिश में मास बटा मोलर मास। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, Nb की उठाओ यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास Wb बटा Mb, और नीचे आ जाएगा Wa अपॉन में Ma बराबर डेल्टा P अपॉन में P नॉट A। अच्छा अब हमें मान लो Mb चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से और लिख लेंगे। क्या लिखेंगे इसको अच्छे से, देखो पहले इसको एक बार वापस लिख लेते हैं। Wb तो इधर आ जाएगा, Ma ऊपर आ जाएगा, Wb के नीचे कौन आ जाएगा, Wa आ जाएगा, ताकि याद करना इजी हो जाए हमको। देखो Wb के नीचे Wa आ गया। अच्छा Ma ऊपर आ जाएगा, तो Ma बटा Mb आ गया, बराबर में क्या आ गया, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। इस तरह से हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। अब हमें चाहिए ओनली Mb, भाई मोलर मास चाहिए हमें सॉल्यूट का कि कितना होगा मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से लिख लेंगे। Mb को उधर ले जाते हैं Mb को उधर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो ये जो Mb फॉर्मूला बना है वो बन जाएगा P, ये देखो P नॉट ए तो इधर ही आ जाएगा, P नॉट ए इंटू
डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो बस पी नॉट ए को इधर ही तो करना था और एम ए को गुणा कर देना है। देखो साथ में एम ए भी तो आएगा, ये लो एम ए भी आ गया। उसके बाद देखो अगर हम इसको इधर ले जा रहे हैं तो ये नीचे आएगा ना डिवाइड में, तो डेल्टा पी, इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा और ये हमारे पास मोलर मास निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा सॉल्यूट का। तो इस तरह से हमने देखो कि ये भी देखा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का रिलेशन हमने मोल फ्रैक्शन के साथ और मोलर मास का केस भी लगा लिया हमने, तनु मिलियनों के साथ केस लगाकर एमबी भी निकाल लिया है। आगे चलते हैं भाई। देखो एक नोट डाल के हम लिख लेते हैं कि जो अगर सॉल्यूट हमारा जो है वो वोलेटाइल नेचर का हो तो क्या होगा। देखो इससे पहले वाला जो केस हमने पढ़ा था उसमें नॉन वोलेटाइल लिया था और उसका वेपर प्रेशर हमने 0 माना था। अब हमने वोलेटाइल नेचर का ले लिया है और उसको सॉल्वेंट के अंदर मिलाया और बन गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो क्या होगा हम सारी चीजें समझते हैं। देखो अगर ये इस तरह से होगा, सॉल्यूट को हम किससे दर्शा रहे हैं बी से, सॉल्वेंट को किससे दर्शा रहे हैं ए से, तो हम अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, राउट लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वो लॉ लगाएंगे और वो क्या बोलता है भाई, जितने भी कंपोनेंट उनका पार्शियल प्रेशर उसके अंदर जो भी मोल फ्रैक्शन है उनके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स से हो गया है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे इसको हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा जिसको नाम बोलेंगे पी नॉट ए एक्स से। ऐसे ही अकॉर्डिंग पी बी में लगा देंगे, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स बी, तो पी बी बराबर आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। देखो पिछले केस में ये 0 हो गया था इसलिए जो टोटल प्रेशर था वो पी ए के बराबर ही हो गया था, तो उसको इजी हो गया था सॉल्व करना। इस केस में कुछ भी नहीं है, बस इसकी वैल्यू आ जाएगी इस बार। तो हम चालू करते हैं इसको। अब हम लगाएंगे इसमें डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है हमसे, पी टी जो होगा वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा और पी ए की वैल्यू ये रही, यहाँ से उठा लेंगे, देखो ये रही पी नॉट ए और साथ में कौन है एक्स ए, प्लस पी बी की कितनी है पी नॉट बी एक्स बी, और ये कौन है हमारे पास टोटल प्रेशर। हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरे का इसमें एक्स बी चाहिए, हमें पूरा फॉर्मूला एक्स बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो हम एक्स बी की जगह क्या लिख देंगे भाई, एक्स ए की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू द 1, तो एक्स ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। इस तरह से हम इस पूरे फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। तो पी टी बराबर ये आ जाएगा पी नॉट ए और एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स बी। देखो इस फॉर्मूले में हमने कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है, उसको हम नॉर्मल करते जा रहे हैं, बाकी इसमें टफ समझने वाले कोई चीज़ भी नहीं है। बस ये गुणा भाग से जोड़ भाग से चल रहे हैं इसमें, तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको गुणा कर दो भाई अंदर, तो पी टी बराबर इसको 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी आ जाएगा प्लस पी, ये इधर क्या चल रहा है पी नॉट बी एक्स बी। ये सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है और कुछ इसमें है नहीं। पी नॉट ए इसको आगे लिख लेता हूँ प्लस वाले को, इसको पीछे लिख दूंगा मैं, तो पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये हमारे पास टोटल प्रेशर है। हमें इस वाली स्टेप में एक्स बी कॉमन दिख रहा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन और ये आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं तो भाई बाई बराबर एम इंटू एक्स वाले फॉर्मूले से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए, और इस तरह से हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। कब, ये कब आएगा, जब हमारे पास क्या हो, कैसा सॉल्यूट हो, वोलेटाइल सॉल्यूट हो, वेपर प्रेशर जिसका 0 ना हो। तो इसकी तुलना हम बाई बराबर एम एक्स प्लस सी ग्राफ से कर सकते हैं। इस तरह से ग्राफ अगर इसका हमें बनाना पड़ा तो इस तरह से ग्राफ को बना देंगे। देखो इसमें क्या चेंज है, पिछले वाले में सॉल्यूट था नॉन वोलेटाइल, उसकी वजह से वेपर प्रेशर 0 आ रहा था। यहाँ सॉल्यूट जो है वोलेटाइल है, वाष्पशील है, और वाष्पशील की वजह से जो वाष्प दाब है वो उसकी वैल्यू कितनी है 0 नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू होगी और उसकी वैल्यू होगी पी बी के बराबर। तो पी बी बराबर कितना है पी नॉट बी एक्स बी। ये सब कहाँ से है, राउल्स लॉ से। ये सब हमने, ये कहाँ से लिखा, डाल्टन्स लॉ से। वो पी टी बराबर इनके बराबर होता है, ये सब हमने सॉल्व कर दिया। तो ये कैलकुलेशन है सिंपल सी, और इस तरह से हमारे पास टोटल प्रेशर का मान आ जाएगा। तो हमने सॉल्यूट जब वोलेटाइल मिलाया और सॉल्यूट जब नॉन वोलेटाइल मिलाया तब दोनों ही केसों में क्या निकाल दिया है, टोटल प्रेशर। इस तरह से हमारे पास कॉलिगेटिव, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है जिसका नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो आगे चलते हैं।
तो इस तरह से हमारी आज जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने आज पढ़ ली है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसको हमने वोलेटाइल सॉल्यूट मिला के और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला के पूरी तरह से खत्म कर दिया। कल जब हम मिलेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरी पढ़ेंगे और उसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आते रहे। इन सब की जो PDF है जैसे यूनिट खत्म होती है चैनल का जो टेलीग्राम बना हुआ है उस पर डाल दी जाएगी। थैंक यू।